मॉरिशस में भारतीय सहायता से तैयार परियोजनाओं का आज भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मिलकर करेंगे उद्घाटन। सामाजिक आवासीय इकाइयों समेत सिविल सर्विस कॉलेजेस और सोलर पीवी फार्म परियोजनाओं का भी होगा शुभारंभ। गोवा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 34 प्रत्याशियों की सूची। सांकली सीट से प्रमोद सावंत लड़ेंगे चुनाव। वहीं यूपी के लिए कांग्रेस ने भी 41 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। सूची में 16 महिला उम्मीदवार। उत्तर भारत समेत देश के तमाम हिस्सों में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। कई मार्गों पर ट्रेन यातायात भी प्रभावित। देश में बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। 3,17,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। 491 लोगों की हुई मौत। 19,24,000 के पार पहुंचा सक्रिय मामलों का आंकड़ा। और यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी। कहा, महंगा पड़ेगा रूस के लिए यूक्रेन पर हमला। सैन्य आक्रामकता रूस के लिए साबित होगी एक बड़ी आपदा। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह की शुरुआत की। पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाली पहलों का अनावरण किया और कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है, ब्रह्म कुमारियों के प्रयास भी हैं। इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं है। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह ना हो, जिसकी सोच और अप्रोच नई है और जिसके निर्णय प्रगतिशील हैं। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज एक और बात, सबका प्रयास। ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो। एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो।
पीएम ने कहा कि आने वाले 25 साल परिश्रम की पराकाष्ठा, त्याग, तप तपस्या के 25 वर्ष है। जब मानव मात्र के साथ हमारा मम भाव जुड़ जाता है, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए इदम न मम यह भाव जागने लगता है, तो समझिए हमारे संकल्पों के जरिए एक नए कालखंड का जन्म होने वाला है, एक नया सवेरा होने वाला है। सेवा और त्याग का यही अनुभव आज अमृत महोत्सव में नए भारत के लिए उमड़ रहा है। इसी त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ संयुक्त रूप से आज मॉरिशस में भारत की सहायता से बनाई गई सामाजिक आवास इकाई परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे। वे मॉरिशस में सिविल सर्विसेज कॉलेज और 8 मेगावाट और सौर पीवी फार्म परियोजनाओं का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये परियोजनाएं भारत के सहयोग से शुरू की गई हैं। इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत की ओर से मॉरिशस को 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए एक समझौते का आदान प्रदान भी किया जाएगा। लघु विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर एक समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान इसमें होगा। और मिड डे प्राइम में अब बात करते हैं ताजा खबर की। गोवा विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 40 में से 34 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। ओबीसी के 11 उम्मीदवारों को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि 3 सामान्य सीटों पर भाजपा ने एसटी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने भाजपा मुख्यालय में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांकली क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने बैठक की अध्यक्षता की और सभी चुनाव समिति के सदस्य उसमें भाग लिए। केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों की अपनी स्वीकृति दी है, मुहर लगाई है, उन नामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। जनप्रिय, लोकप्रिय और ईमानदार गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, वह सांकली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के गठबंधन पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एमजीपी के कई नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं, जबकि कई नेता भाजपा के साथ आ गए हैं। इस अलायंस के कारण एमजीपी के केडर में इतना असंतोष है कि उनके जो नेता चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसे कई नेताओं ने मना कर दिया। कुछ नेता और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्योंकि पूर्व में एमजीपी बीजेपी के साथ रही है। तो ये सारे के सारे नेता, ये जो टीएमसी का एक प्रकार का एंटी हिंदू स्टैंड है, एक प्रकार का एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड है, इसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और इसलिए ये जो अलायंस है, ये अलायंस भी कोई लोगों को बहुत इंस्पायर नहीं कर रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 41 उम्मीदवारों में 16 महिलाएं शामिल हैं।
इससे पहले कांग्रेस पार्टी यूपी के लिए 125 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, जिसमें 50 महिलाएं शामिल हैं। ताज़ा सूची में हाजी अखलाक का नाम शामिल है, जो कैराना से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा थाना भवन से सत्यश्याम सैनी, शामली से मोहम्मद अयूब जंग, मुजफ्फरनगर से सुबोध शर्मा और सिवाल खास से जगदीश शर्मा, मेरठ से रंजन शर्मा, सयाना सीट से पूनम पंडित, आगरा कैंट से सिकंदर वाल्मीकि और अकबरपुर से प्रियंका जायसवाल को चुनावी समर में उतारा गया है। और देश भर में इन चुनावी हलचलों पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पहले आपके पास आना चाहेंगे। गोवा में आज सूची जारी कर दी गई है, क्या खास रहा है इस सूची में? जी देखिए, दो तीन बातें खास हैं आज बीजेपी की सूची में। पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री की सीट का ऐलान किया गया है सांकली से, और उस जो पणजी सीट है जिसको लेकर कहा जा रहा था कि मनोहर पर्रिकर, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर वहां से दावेदार हैं, उस सीट पर मौजूदा सिटिंग विधायक को टिकट देने का फैसला किया गया। और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बताया भी कि 2 सीट का विकल्प दिया गया था उनके बेटे को। ऐसे में एक सीट में उन्होंने खुद से मना कर दिया है, दूसरे सीट पर फिलहाल बातचीत जारी है और मनोहर पर्रिकर का परिवार बीजेपी का परिवार है। तो ये एक तरह से अपनी बात बीजेपी ने रखने की कोशिश की है। और पूरी सूची में आप देखें तो 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर एसटी उम्मीदवारों को सामान्य सीटों से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। जो डिप्टी सीएम है उनकी सीट का भी ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ पूरी सूची में अल्पसंख्यक जो उम्मीदवार हैं क्रिश्चियन समुदाय से, उसमें 9 ऐसी उम्मीदवार जिनका ऐलान किया गया है। तो ये स्पष्ट तौर पर पहली सूची से लगता है कि प्राथमिकता दी गई है खासतौर पर गोवा के जो एसटी समुदाय के लोग हैं उनको, और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री की प्रमोद सावंत की सीट का ऐलान कर दिया गया है, डिप्टी सीएम का सीट का ऐलान कर दिया गया है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि मनोहर पर्रिकर के बेटे से बातचीत चल रही है। 2 सीट का विकल्प दिया था, एक सीट पर उन्होंने इनकार कर दिया है, दूसरी सीट पर फिलहाल बातचीत जारी है। तो ये स्पष्टता आज देवेंद्र फडणवीस ने रखी है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया जा रहा था। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पर निशाना साधा है कि टीएमसी सूटकेस की राजनीति करने की कोशिश कर रही है गोवा में। ये आरोप भी लगाया है इस आज उम्मीदवारों के ऐलान से पहले देवेंद्र फडणवीस ने। जी रजनी, सूची जारी की है और तमाम उसने इस सूची की बात करें तो महिलाओं को आगे लाने की इसमें कागज पर बात दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कई महिला कार्यकर्ता असंतुष्ट भी है टिकट न मिलने से। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने अपनी जो सूची जारी की है, अभी तक 166 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें से 66 उम्मीदवार महिला हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि वो 40% महिलाओं को टिकट देंगी। उस लिहाज से अभी तक जो टिकटों का ऐलान हो रहा है उसमें 40% महिलाओं का नाम अभी तक है। आज भी जो सूची जारी हुई 41 सदस्यों की, उसमें से 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ जिन बातों का आपने जिक्र किया, तमाम विरोधाभास हैं। उन विरोधाभासों के बीच में कांग्रेस को अपनी उस जो कमिटमेंट है उस पर कितना खरा उतरती है ये तो चुनाव में पता लगेगा। लेकिन जो इनकी पोस्टर गर्ल थी प्रियंका मौर्य, वो फिलहाल खुले तौर पर उन्होंने इन सब चीज़ों का विरोध किया है और पार्टी के भीतर तमाम जो गतिविधियां चल रही हैं उसको उन्होंने उसका खुलासा किया है। हालांकि उसका उन्होंने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि जो पार्टी का टिकट जो दिया जा रहा है, महिलाओं को जो टिकट दिया जा रहा है उसमें काफ़ी गड़बड़ियां हैं, उसकी ओर उन्होंने इशारा किया है और तमाम बड़े नेताओं का नाम लिया है। हालांकि अभी उन्होंने कहा था कि वो कुछ सबूत देंगी, लेकिन वो सबूत नहीं दिए। ये भी जानकारी मिल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में हैं। तो इस लिहाज से इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये कि जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलता वो इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो इतिहास, अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें जो भी कुछ सालों में कांग्रेस की हुई है, तो उसमें इस तरह की बातें आम हुआ करती हैं। उसमें सच्चाई या कितनी है या क्या उसमें व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन इस तरह की बातें जरूर पार्टी को नुकसान पहुंचाती हैं। जी जी, शैलेंद्र, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। गोवा में सूची जारी हुई, अन्य पार्टियों की सूची भी जारी हुई और अन्य पार्टियों ने कहीं ना कहीं जाति को लेकर इस बार गोवा में एक नया कार्ड खेलने की कोशिश की है। किस तरीके से इस चुनौती को या इस रणनीति को अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो कैसे वो टैकल करने की में या कैसे उसका सामना करने की रणनीति के साथ उतरेगी?
ये देखिए, बीजेपी की रणनीति बहुत स्पष्ट है। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी जब कमजोर हुई, इसके कई नेता पार्टी छोड़कर गए हैं। टीएमसी भी कोशिश कर रही है गोवा में अपनी जड़ें जमाने की, तो ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है। क्योंकि डबल इंजन सरकार का नारा देकर और लोगों से बात कर कर कि पिछले 5 सालों में गोवा को जो मिला है केंद्र सरकार से, वो पिछले कई वर्षों में आप देखें उसके मुकाबले बीते वर्षों में उससे ज़्यादा पैसा मिला है। स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, हेल्थ केयर सिस्टम सुधारा गया है, सड़कें बनाई गई हैं, गोवा में कानून व्यवस्था बेहतर किया गया है। और प्रमोद सावंत के नेतृत्व में जिस तरह से गोवा के विकास को आगे बढ़ाया गया है, उससे जनता एक तरह से संतुष्ट है, ये दावा है बीजेपी का। और एक नई रणनीति के साथ, जिसमें हमने देखा है कि जो उम्मीदवारों की जो सूची आई है, उसमें जो दूसरे दलों से जो लोग आए थे जिन्होंने सरकार बनाने में मदद की थी, उनको भी टिकट दिया गया है। नए उम्मीदवारों को 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो नए चेहरे हैं, उनको टिकट दिया गया है। अल्पसंख्यक उम्मीदवार 9 उतारे गए हैं। सामान्य सीट से एसटी उम्मीदवारों को उतारा गया है। एक सीट ऐसी है जहां से सामान्य सीट से एससी उम्मीदवारों को उतारा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी को जगह देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये बात सामने रखते हुए बीजेपी चुनाव लड़ रही है कि देखिए, एक तरफ बीजेपी है जिसने गोवा के विकास को आगे बढ़ाया है, जबकि उससे पहले की सरकारों ने गोवा के विकास पर ध्यान नहीं दिया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कितना विकास, कितना पैसा, कितना फंड गोवा को मिला है, ये गोवा के लोगों को समझना होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी को लगता है कि एक बिखरा हुआ विपक्ष भी है, तो कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। टीएमसी गठबंधन करके एक जड़े जमाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन टीएमसी की जो छवि रही है उस पर भी बीजेपी ने सलाह साध रही है। जैसा कि आज देवेंद्र फडणवीस ने जिक्र भी किया आपसे थोड़ी देर पहले कि टीएमसी की जो छवि है वो गोवा के लोगों को रास आने वाली नहीं है। जी अजय विक्रम, आपके पास आना चाहेंगे। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपनी सूची जारी की तो उसमें एक समग्र सूची उसको माना जा रहा है। उसमें तमाम तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपनी सूची जारी कर रही हैं। अगर चुनौतियों की बात करें, उत्तर प्रदेश के चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, किस तरीके की चुनौती पार्टियों के सामने आप देख रहे हैं इस बार? देखिए रजनी, चुनौतियों की अगर हम बात करें तो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती जो 312 सीटें पिछले चुनाव में वो हासिल की थी, उसको बरकरार, न केवल बरकरार रखना, उससे अच्छा परफॉर्मेंस देने का है। जो विपक्षी दल हैं उनकी चुनौती है, चूँकि 2017 के चुनाव में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वो पूरी तरह से हाशिए पर आ गए। ऐतिहासिक तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को सीटें मिली वो काफ़ी चकित करती हैं। और 19 सीटें बसपा पाई और 50 सीट का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस 10 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई। इस लिहाज से जिस तरह से विपक्ष सिमट गया, विपक्ष को अपनी सीमा, अपने दायरे को बढ़ाना है, अपनी सीटों को बढ़ाना है। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी ने अपने तरीके से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जनता तय करेगी किस तरह से चुनाव लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का लक्ष्य यह है कि जिस तरह से जातिवादी मुद्दों पर, जाति के मुद्दे पर चुनाव होता रहा उत्तर प्रदेश का 2017 के पहले, उसी पर चुनाव को ले जाने का उसका लक्ष्य है। और इस आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से उनकी पार्टियों में ज्वाइनिंग हो रही है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं अखिलेश यादव के, उनके नेताओं के, उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि उनका एजेंडा क्या है। कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर पार्टी की बड़ी नेता हैं, वो अपना प्रयास कर रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो कितना प्रभाव डाल पाएगा, इस पर अभी पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को आशंका है कि वो कहां तक पहुंच पाएंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो अपनी कुछ सीटें बढ़ा ले या फिर वो अपना वोट बैंक बढ़ा ले, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो कुछ ज़्यादा ही आशान्वित हैं, उन्हें ज़्यादा सीटें हासिल करने की उम्मीद लग रही है। बहुजन समाज पार्टी का सभी जानते हैं कि वो अपने तरीके से चुनाव लड़ती है, अपने कैडर के दम पर चुनाव लड़ती है, इसलिए सड़कों पर और उस तरह से जिस तरह से व्यापक तौर पर अन्य पार्टियां प्रचार कर रही हैं वो होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन बसपा का जो अपना वोट बैंक है, उस लिहाज से बसपा को उम्मीद है कि वो अपने वोट बैंक के हिसाब से इस बार वो भी अपनी सीटें बढ़ा पाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि दावा तो सभी लोग चुनाव के वक्त करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा इस बात की पर काम करना है कि वो जो सीटें हासिल की है वो बरकरार रहे और सरकार और सत्ता में बनी रहे और जो विकास का एजेंडा है उसी पर चुनाव हो पाए। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। लेकिन विपक्षी दलों की जो कोशिश है, इन दोनों के बीच में अभी जो रस्साकशी चल रही है, इसमें चुनाव किधर जाएगा इस पर सभी की नज़र है। आना चाहेंगे, अभी तक जो भी लिस्ट आई है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कई परिवर्तन देखने को मिले हैं, कई जगह बदलाव किए उन्होंने, युवा चेहरों को मौका दिया है। और अगर तुलना की जाए तमाम दूसरी पार्टियों से तो किस तरीके से अलग पाते हैं टिकट के बंटवारे को भारतीय जनता पार्टी के भीतर?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हो रहा है, टिकट जो दिए जा रहे हैं, उसमें जी, जो उम्मीदवार शैलेंद्र से मैंने ये सवाल पूछा। जी शैलेंद्र बताएं। ये देखिए, दो तीन बातें बहुत अहम है। बीजेपी सत्ता में है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, जो अब से थोड़ी देर बाद उत्तराखंड की उम्मीदवारों की सूची आने वाली है। तो आप देखें गोवा में तो दरअसल कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं और हमने देखा कि तकरीबन 20% तक का टिकट उत्तर प्रदेश में अभी तक उनको नए उम्मीदवार और नए चेहरे उतारे गए हैं। पार्टी में दूसरी भूमिका देने की बात कही गई। दूसरी बात यह है कि बहुत फोकस है ओबीसी उम्मीदवार पर। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी जब ऐलान हुआ था तो एक सीट ऐसी थी जिस पर सामान्य सीट पर एससी वर्ग के उम्मीदवार को लड़ाने का फैसला किया गया था। आज हमने गोवा में देखा 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर एसटी उम्मीदवार सामान्य सीट पर लड़ने जा रहे हैं। तो दरअसल फोकस बहुत स्पष्ट है कि नए चेहरों को भी खूब मौका दिया जाए, जहां तक संभव हो सके उनके लिए जगह बनाई जाए। जिन्होंने संगठन में काम किया उन्हें रिवार्ड दिया जाए चुनाव लड़ाकर। जो निष्क्रिय जिनकी छवि है, जिन उम्मीदवारों की जो पहले से विधायक रहे हैं, उनको टिकट बदला जाए, कुछ भूमिका बदली जाए। उस लिहाज से आप देखें अभी तक की जो सूची आई है उत्तर प्रदेश की, जो 107 उम्मीदवारों की जो पहले और दूसरे चरण की सूची आई थी, बाद में 2 और 1 नाम और आए, वो या आज गोवा की जो 34 उम्मीदवारों की सूची आई है उसमें यह दिखाई देता है कि कुछ जगहों पर नए लोगों को मौका दिया जा रहा है और संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें फोकस है एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं। तो वो एक फोकस दिखाई देता है। आप देखें गोवा में 9 सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है कुल 34 में से। तो फोकस बहुत स्पष्ट है कि किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। अभी थोड़ी देर बाद जब उत्तराखंड की सूची आएगी तब भी हम उसमें यही बीजेपी की रणनीति को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शैलेंद्र मिश्रा आपका और अजय विक्रम सिंह आपका, इस तमाम जानकारी के। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई ज्वाइन लाओ। ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। दिन के मुकाबले सुबह और शाम की सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन भी राहत के आसार नहीं दिख रहे। पहाड़ी इलाकों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंडी और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में दिल्ली NCR के कई जिलों में ठंड बढ़ सकती है, साथ ही तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से 21 से 23 जनवरी के बीच दिल्ली NCR में बारिश होने की संभावना भी है। बेतहाशा सर्दी का असर। उत्तर रेलवे के अनुसार सर्दी और कोहरे के कारण आज लगभग 13 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिनमें हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस, पुरी नई दिल्ली एक्सप्रेस, गोरखपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस, मुंबई नई दिल्ली एक्सप्रेस, कानपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर ट्रेन की आवाजाही पर भी देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते ट्रेन देरी से चल रही है। लोगों की दिनचर्या भी ठंड की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।
बिहार में भी सर्दी का कहर जारी है। पटना में लोगों को घने कोहरे और ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए देर तक घरों में रहने और आग तापने का सहारा ले रहे हैं। और देश भर में क्या है मौसम का हाल, ठंड का कहर जारी है, इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तपस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तपस, पूरे ही उत्तर भारत समेत देश में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा लोगों की जो जनजीवन है उससे प्रभावित हो रहा है और अगले कुछ दिन भी आसार जो है वो ठीक नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये आपने सही कहा कि ठंड जो है थोड़ा ज्यादा इस वक्त हम देख पा रहे हैं। खासतौर से पिछले अगर 6-7 दिन अगर हम देखें, जब से पहला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गया था उसके बाद से अगर हम देखें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में कहीं ना कहीं एटलीस्ट कोल्ड डे कंडीशन जिसे कहते हैं, जो डे टेम्परेचर है उसमें गिराव 5 से 6 डिग्री कम हुआ है नॉर्मल से, तो कोल्ड डे कंडीशन कहा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिला है। तो ये ठंड जरूर लोगों को महसूस कर रहे हैं। खासतौर से जो आपका डे टाइम टेम्परेचर है उसमें जो एक तरह से कमी वो नीचे आ रहा है, तो वो एक चिंता का जरूर विषय है। लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर होता है तो वो हमने आज की हम बात करें तो उसमें एक इंक्रीज जरूर आया है। इनफैक्ट आज जो सुबह का मिनिमम टेम्परेचर जो नापा गया था सफदरजंग जो वो है वहाँ पे 9.8 था, पालम में 10 डिग्री के करीब था और लोधी रोड में भी 10 डिग्री के करीब था। तो एक जो चीज हम जब बात कर रहे थे साइंटिस्ट लोगों से, तो उनसे ये पता चला कि इससे पहले भी 1-2 दिन पहले भी हमने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज से शुरू हो सकता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो एक तरह से जो क्लाउड्स होते हैं, जो उसका जो आगमन है वो शुरू हो चुका है। खासतौर से जो पहाड़ी इलाकों में उस जगहों पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वो शुरू हो चुका है, कुछ जगहों पे बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं हम कि अगले 1 से 2 दिन में बहुत सी जगहों पे बारिश की संभावनाएं बढ़ जाती है और उस वजह से जो कोहरा है उसमें भी कमी आएगी और डे टाइम टेम्परेचर भी वो थोड़ा हाई होगा, मतलब नॉर्मल पे रहेगा, इतना नीचे नहीं होगा। हाँ, बारिश जरूर होगी, तो बारिश की वजह से थोड़ा बहुत जो ठंड है वो रहेगा, लेकिन इतना नहीं। जैसे इस टाइम पे जो धूप है वो नहीं होती थी, डे टेम्परेचर कम था, वो शायद हम अब थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि बारिश खासतौर से कल और परसों 21 और 22 तारीख को ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं, उत्तर प्रदेश नहीं या पंजाब हरियाणा, इन जगहों पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते। तपस, अमूमन लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद हम देखते थे जब सूर्य उत्तरायण होता है तो तापमान में थोड़ी वृद्धि देखते थे और ठंड से थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में हम ये जो ट्रेंड है इसको बदलता देख रहे हैं। मौसम के अगर बात करें मौसम के क्षेत्र में क्या बदलाव आप इसे महसूस करते हैं? ये एक बड़े बदलाव के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए अगर मौसम की बात करें? ये अगर आपने सही कहा। और इसमें एक और चीज जो हम देखते हैं दिल्ली के, अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली और आसपास में हमने हमेशा देखा है कि दिसंबर का जो महीना रहा है वो हमेशा बहुत ज्यादा फॉग रहा है, बहुत ज्यादा कोहरा जो होता है उससे लोगों के जीवन में एक परेशानी होती है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें दिल्ली में उस हिसाब से फॉग नहीं हुआ, कोहरा नहीं हुआ। ये खुद साइंटिस्ट लोग खुद इस बात को लेके थोड़े हैरान है कि ये क्यों हुआ। जहाँ तक रही बात सर्दियों की, आपने कहा कि उत्तरायण के बाद धीरे धीरे करके गर्मी पड़ रही है, तो इस बार भी शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। IMD साइंटिस्ट का ये मानना है कि 26 जनवरी को थोड़ा 1 घंटा शायद फॉग रहेगा, थोड़ा सा कोहरा रहेगा, लेकिन उसके बाद जो वेदर है उसमें वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक्सपेक्ट करें उसके बाद कि 7-8 डिग्री रहे, लेकिन इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना कर रहा था। तो हम शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार जो गर्मी है वो धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएगा और ठंड का जो मौसम है धीरे धीरे करके खत्म होगा। लेकिन ये बात जरूर एक नोटवर्दी है कि क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं बार बार क्लाइमेट चेंज की, तो कहीं ना कहीं उसका एक दुष्प्रभाव, इसका एक इम्पैक्ट जो है
वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और खासतौर से नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है, वहाँ पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उसी के चलते ही इतने सारे जो वेदर में जो चेंजेस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तपस भट्टाचार्य आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के 3,17,532 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 491 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 2,23,990 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल 19,24,051 सक्रिय मामले हैं और कोरोना पॉजिटिविटी दर 16.41% पर पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 9,287 मामले दर्ज किए गए हैं।